मैं आदेश का पालन करता हूँ। झाओ गांव ने तुरंत मिलिट्री रिपोर्ट खोला और पूरे दरबार की तरफ मुखातिब हुआ। हान क्षेत्र से ताज़ा करीन अर्जेंट मिलिट्री रिपोर्ट। मंत्री वांग जियान अपना रिपोर्ट पेश करते हैं। हान कैपिटल गिरने के दिन किंग हान अन अपने मंत्रियों को छोड़कर भाग गया था। जनरल ली ने पूरी कैपिटल को सील कर दिया और राजा की तलाश शुरू की। इत्तेफाक से जब लंतियान कैंप के कैपिटल कमांडेंट जाओफंग हान रॉयल पैलेस की ट्रेजरी की रक्षा कर रहे थे, उन्होंने एक गुप्त सुरंग ढूंढ निकाली। वो अपनी सेना के साथ उसमें गुजरे और आखिरकार किंग हान अन और उसके बचे खुचे सिपाहियों के निशान ढूंढ निकाले। कैपिटल कमांडेंट जाओफंग ने वीरता दिखाते हुए किंग ऑफ हान को बंदी बना लिया। राज्य हान पूरी तरह मिटाया जा चुका है। झाओ गांव की तीखी आवाज जैसे ही हॉल में गूंजी, पूरा किन दरबार स्टंड रह गया। खासकर वांग वान, ली सी जैसे मंत्री जो कल तक झांटाई पैलेस में मौजूद थे, वो तो बिल्कुल ही हैरान रह गए। दरबार में हल्की फुसफुस शुरू हो गई। किंग को कैप्चर किसने किया? झाओ फंग ने। ये लड़का इतना हेवन डिफाइंग लकी कैसे हो सकता है? रॉयल ट्रेजरी गार्ड करते करते सीक्रेट पैसेज मिल गया और उसके साथ राजा भी। उफ, ये तो कमाल का बंदा है। सिटी ब्रीच का क्रेडिट ऊपर से किंग कैप्चर का क्रेडिट। इसका फ्यूचर तो रॉकेट से भी ऊपर जा रहा है। कल ही ग्रेट किंग ने इसे लेके कितनी तारीफ की थी और आज फिर एक बड़ा काम। दूसरे मंत्री भी याद करने लगे। झाओ फंग, नाम सुना सुना लग रहा है ना? हाँ, लॉजिस्टिक्स आर्मी वाला लड़का जिसने इतना मेरिट कमाया कि ग्रेट किंग ने उसे कॉम्बैट यूनिट में ट्रांसफर अप्रूव कर दिया। अब अगर ये वही है तो ये फिर से कमाल कर गया। किंग को पकड़ना ये छोटी बात नहीं है। दरबार का माहौल गर्म हो गया। इतनी चर्चा की आवाज तक बढ़ गई। यिंगज़ेन अपने सिंहासन पर बैठा था और आंखों में चमक लेके सब देख रहा था। इंटरेस्टिंग, झाओ फंग फिर से। ये लड़का तो सच्ची में मेरी शुभ शगुन का सेनापति है। एक मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई और उसने जोर से हंसते हुए बोला, शाबाश, ग्रेट किंग की जय हो। मंत्रियों ने एक सुर में जयकार किया। यिंगज़ेन का फैसला। यिंगज़ेन ने यू लियाओ की तरफ देखा। मंत्री यू, हान राज्य की युद्ध संबंधी मेरिटोरियस टैली कहाँ तक पहुंची है? महाराज, शाफू लगभग पूरी टैली निकाल चुका है। आज शाम तक पूरी तरह आपके सामने पेश हो जाएगी। अच्छा। यिंगज़ेन ने पूरे हॉल पर नजर डाली। राज्य हान अब से मृत है। आज से हान की भूमि पर एक नया कमांडर ही बनेगा, इंग च्वान काउंटी, और उसका पहला गवर्नर होगा मेंग यी। क्या किसी मंत्री को एतराज है? दरबार पहले से जानता था, किसी ने विरोध नहीं किया। हम समर्थन करते हैं। झाओ गाओ एक रॉयल एडिक्ट लेकर हॉल के बीच गया। मेंग यी, एडिक्ट ग्रहण करो। योर सर्वेंट रिसीव्स द एडिक्ट। मेंग यी ने श्रद्धा से एडिक्ट लिया। यिंगज़ेन ने गहन नजर से कहा, मंत्री मेंग, इंग च्वान काउंटी की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले। पूरा अधिकार, पूरी सेना के कोऑर्डिनेशन का हक तुम्हारा। 2 साल में पूरी प्रजा को तिन के अधिकार में ले आओगे। महाराज, आप निराश नहीं होंगे। अब बात झाओफंग के रिवॉर्ड की। मंत्री यू, झाओफंग के मेरिट्स हिसाब से उसे क्या रिवॉर्ड मिलना चाहिए? यूलियाओ ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, उसके मेरिट्स के मुताबिक 2 रैंक का ऑफिशियल प्रमोशन और 4 लेवल नोबल रैंक अपलिफ्ट दिया जा सकता है। अब वो कैपिटल कमांडेंट है। 2 रैंक ऊपर मतलब डेप्यूटी जनरल, 50,000 सेना का पूरा अधिकार, और 4 लेवल नोबल रैंक लेफ्ट मेट्रोपॉलिटन। फिर वो मुस्कुराया, और ये लड़का अभी 1 साल भी फौज में नहीं हुआ। यूलियाओ हंसा, महाराज, रिकॉर्ड के मुताबिक उसे अभी 10 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, आधे महीने कम हैं। दरबार, ये तो हद है। माफ कीजिए, क्या 10 महीने? कॉमनर से डेप्यूटी जनरल, ऊपर से लेफ्ट मेट्रोपॉलिटन, 50,000 ट्रूप्स। लेफ्ट मेट्रोपॉलिटन की सालाना सैलरी 500 डैन ग्रेन होती है। 500 मुंह जमीन भी मिलती है। ये तो रातों रात परम अफसर बन गया। पूरा दरबार लिटरली शॉक थेरेपी से गुजर रहा था। अगर ये खबर पूरे देश में फैल गई ना,
तो लोग कहेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? यिंग ज़ेन उनकी हलचल देखकर गुस्से में नहीं आया, बल्कि उसने मुस्कुराकर गरजता हुआ कहा, ये है ग्रेट किन का मिलिट्री मेरिट सिस्टम। मेरे किन में एक आम आदमी एक ही कदम में आसमान छू सकता है। मेरे किन में सबसे नीचे से उठकर कोई भी ड्रैगन गेट पार कर सकता है। मेरिट कमाओ और ऊंचाई तुम्हारी होगी। पूरी दुनिया में ये सिर्फ एक राज्य में हो सकता है, मेरा ग्रेट किन। हाल साइलेंट हो गया। फिर धड़ाड़ से सब मंत्री उठकर खड़े हो गए। महाराज अमर रहे 10,000 साल। सिर्फ ग्रेट क्वीन ही दुनिया को एकजुट करेगा। महाराज की जय हो। जयकारों से पूरा हॉल गूंज उठा। रॉयल डिक्री फॉर झाओफंड। यिंग ज़ेन ने सीधे हुक्म दिया, ड्राफ्ट द एडिक्ट। कैपिटल कमांडेंट झाओ फंग ने हान कैपिटल पर विजय हासिल की और किंग हान को पकड़कर लाएं। सबसे ऊंचा युद्ध पुरस्कार इसके योग्य है, इसलिए उसका रैंक 2 बढ़ाकर डेप्यूटी जनरल बनाया जाए। 50,000 सेना का पूरा अधिकार, नोबल रैंक में 4 लेवल ऊंचा कर लेफ्ट मेट्रोपॉलिटन, सालाना 500 डायन ग्रेन सैलरी और उसके घर के काउंटी में 500 मुंह जमीन, 2 साल के लिए लैंड टैक्स से मुक्त, और उसकी पुरानी सारी अनपेड सैलरी अब लेफ्ट मेट्रोपॉलिटन के रेट पर पूरी चुकाई जाए। ये सुना पूरा दरबार फिर से शॉक मोड में चला गया। 2 साल टैक्स फ्री जमीन, पुराने बकाया सैलरी भी हाई रैंक के हिसाब से। ये तो प्यार और राजकोष दोनों लुटा कर दिया गया था। और ये सब देखकर साफ लग रहा था कि ग्रेट किंग ट्रूली फेवर्स झाओफंग। यिंग ज़ेंग के ऐसे महान उपकार के सामने दरबार का कोई भी मंत्री विरोध करने की हिम्मत ना कर सका। ये इनका पर्सनल फायदा का मुद्दा नहीं था, इसलिए रोकने का भी कोई मतलब नहीं था। और सबसे बड़ी बात, आज ग्रेट किंग का मूड बहुत अच्छा लग रहा था। इस वक्त उनकी मर्जी के खिलाफ जाना यानी खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। इसलिए पूरा दरबार एक सुर में बोल उठा, महान राजा बुद्धिमान है। रिवॉर्ड का घोषणा पूरे किन सेना के लिए एक मिसाल। यू किंग, यिंग ज़ेंग की आवाज गूंजी, ज़ाओ फेंग के सारे युद्ध कीर्तियों को पूरी सेना तक पहुंचा दो। मैं चाहता हूं कि डाकिन का हर शार्प वॉरियर जाने कि हमारे मिलिट्री ऑनर्स बिल्कुल साफ सुथरे हैं। कोई जुगाड़, कोई चल नहीं। जो भी हमारे दुश्मनों का खून बहाएगा, किन के लिए तन मन से लड़ेगा, उसे भी ज़ाओ फेंग की तरह बड़ा पुरस्कार मिलेगा। यू लियाओ तुरंत झुक गया। महाराज का आदेश सर आंखों पर। शाफू इस खबर को पूरी सेना में फैला देगा ताकि सब शार्प वॉरियर्स का हौसला बढ़े। ज़ाओ फेंग का नाम न सिर्फ दरबार में धुआं मचा गया था, अब पूरी किन सेना का बेंचमार्क बनने वाला था। ऐसी मिसाल ऐसे लोगों पर बनती थी जिनको देखकर सेना के लाखों सिपाही सोचते, अगर वो कर सकता है तो हम भी। इविंग चुआन का राजकाम और मंत्रियों की लालच। इस वक्त वोंग वैन आगे बढ़े। महाराज, हान राज्य अब पूरी तरह गिर चुका है। इविंग चुआन काउंटी की सुरक्षा जनरल ली तेंग के साथ सुनिश्चित है। अब शंगजियांगजुन सियान्योंग लौट सकते हैं और लांथियन कैंप के 2 कैंप लांथियन वापस जा सकते हैं। हाँ, यिंग ज़ेंग ने हाम में सिर हिलाया। शंगजियांगजुन को तुरंत सियान्यांग वापस बुलाओ। हान आन और उसके सारे 100 ऑफिशियल्स को बंदी बनाकर वापस लाओ। राजा का आदेश स्वीकार है। वोंग वैन झुक गया। फिर यिंग ज़ेंग की नज़र मेंगी पर गई। मेंग किंग, हान की भूमि का प्रशासन एक आदमी का काम नहीं। तुम मुख्य जिम्मेदार हो, लेकिन जितने लोग चाहिए ले लो। लेखा जोखा और क्लर्क्स को प्राथमिकता दो। अगर मैन पावर की ज़रूरत हो तो सीधे चांसलर से मांग लेना। ये सेवक आदेश स्वीकार करता है। मेंग सीधा खड़ा रहा। वोंग वैन की आंखों में तुरंत चमक आ गई। ये तो उनके अफसर लोगों को क्रेडिट कमाने का मौका था। ली सी भी पीछे कहाँ रहने वाला था। महाराज, ली सी ने तुरंत बोला, टिंगवी के पास भी काफ़ी अनुभवहीन स्क्राइब और क्लर्क्स हैं। अगर मिनिस्टर मेंग चाहे तो टिंगवी भी अपने लोग दे सकता है। यिंग ज़ेंग उन दोनों को देखकर दिल से हंसा। उनकी छोटी मोटी नेतागिरी वो सब देख रहा था,
लेकिन उसके लिए ये अच्छा ही था, जितनी टक्कर उतना कंट्रोल। अगर दरबार में एक ही पार्टी होती, एक ही आवाज होती, तब उससे असली चिंता होती। 84 स्यान्यांग जाने का सपना। उश एक्जी मेन बॉर्डर। टिंग तेंग के पर्सनल गार्ड कमांडर वोंग ने आकर कहा, कमांडर जाओ, जनरल ली ने आपको बुलाया है। जनरल ली? जाओ फेंग थोड़ा हैरान हुआ। सब कुछ सेटल हो चुका था और वाउंडेड सोल्जर कैंप में काम भी स्मूथ चल रहा था। लगता है हान ऑफिशियल्स को एस्कॉर्ट करने का काम है। कमांडर वो हंसा। हान ऑफिशियल्स? जाओ फेंग ने हाँ में सिर हिलाया और उसके पीछे चल दिया। जनरल ली का बुलावा। शहर के बीच एक अधिकारी निवास पर पहुंचकर जाओ फेंग ने सलाम किया। ये क्या, हमारे महान योद्धा आ गए? ली तेंग जोर से हंसा। आओ आओ, फॉर्मेलिटीज मत करो। जाओ फेंग खड़ा हो गया। जनरल कैसे याद किया? वाउंडेड सोल्जर कैंप का क्या हाल है? ली तेंग ने पूछा। काफ़ी ठीक चल रहा है, जाओ फेंग ने जवाब दिया। काफ़ी घायल बच जाएंगे, बस कुछ दवाओं की कमी है। ली तेंग ने हाँ में सिर हिलाया। इसकी चिंता मत करो, मास्टर चर ने ऑलरेडी मुझे बताया है, अर्जेंट रिक्वेस्ट भेज दिया है। फिर वो मुस्कुराया। पर तुमने मुझे सच्ची में हैरान किया है। वाउंडेड सोल्जर्स का सर्वाइवल रेट तुम्हारी वजह से बढ़ गया। मैंने कभी सोचा नहीं तुम्हें मेडिकल नॉलेज भी आती है। जाओ फेंग हल्का सा मुस्कुराया। मेरी माँ वैद्य थी, बचपन से देखते देखते थोड़ा बहुत सीख लिया। मॉडेस्टी छोड़ो, ली तेंग हंसा। मास्टर चर ने तुम्हारी तारीफ के पुल बांध दिए हैं। तुम्हारी ये मेडिकल टेक्निक काउंटलेस शार्प वॉरियर्स की जान बचाई है। इसका क्रेडिट तुम्हें मिलेगा। मैं ऑलरेडी रिपोर्ट ऊपर भेज चुका हूँ। ली तेंग को पता नहीं था चन के गुरु शियाओ वो किए ने इस बात को यिंग ज़ेंग तक भेज चुके थे। एस्कॉर्ट मिशन? जनरल, मुझे बुलाने का असली कारण तो ये नहीं था ना? जाओ फेंग ने सीधे पूछा। ली तेंग सीरियस हो गया। शंग जियांग जुन का हुक्म है, तुम्हें हान ऑफिशियल्स को बॉर्डर कैंप तक ले जाना होगा। हान ऑफिशियल्स? जाओ फेंग हैरान हुआ। उन्हें तो किंग के साथ पहले ही भेजा गया था। ली तेंग ने हंसा। 5000 कैवलरी सिर्फ किंग ऑफ हान को एस्कॉर्ट करने गई थी। हाँ, किंग ऑफ हान की इज्जत भी कमाल की है, जाओ फेंग ने सही कहा। उसके लिए 5000 एलीट सोल्जर्स? ली तेंग ने समझाया। हान के कुछ वफादार अभी भी छुपे हो सकते हैं। अगर किसी ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की तो बड़ा हंगामा हो जाएगा। इसलिए किंग का एस्कॉर्ट इतना हैवी था। जाओ फेंग चुप रहा और हाँ में सिर हिलाया। सियान्यांग जाने का सपना। एस्कॉर्ट कब शुरू होगी? जाओ फेंग ने पूछा। ये लो मेरा कमांड टोकन, ली तेंग ने दिया। प्रिजन जाकर सारे हान ऑफिशियल्स को ले आओ, उन्हें सियान्यांग भेजा जाएगा। शंगजियांग जुंग खुद उन्हें कैपिटल तक लेकर जाएंगे। मैं भी सियान्यांग जा रहा हूँ, जाओ फेंग की आवाज़ में हल्का सा एक्साइटमेंट था। आखिर यहाँ पैदा हुए उसे 16 साल हो चुके थे, पर उसने कभी सियान्यांग यानी ग्रेट किन की दंत कथाओं वाली राजधानी नहीं देखी थी। और सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी एम्परर चिन शी हुआंग को देखने की। ली तेंग ने उसका मूड पकड़ लिया। आहा, सियान्यांग देखना चाहते हो? कौन नहीं चाहेगा? जाओ फेंग हंसा। फिक्र मत करो, ली तेंग ने पटाया। तुम्हारी एक क्षमता देखकर आगे तुम्हें सियान्यांग जाने के बड़े से बड़े मौके मिलेंगे, पर अभी नहीं। तुम सिर्फ बॉर्डर कैंप तक जाओगे। समझ गया, जाओ फेंग ने झुककर कहा। वैन जियान जैसे महान जनरल जो 3 लाख सेना का नेतृत्व करता था, उसको फील्ड में लंबा समय रखना किन की रणनीति के खिलाफ होता था। पावर का बैलेंस जरूरी होता है। एस्कॉर्ट मिशन शुरू हुआ। बातचीत समाप्त हुई। ली तेंग ने कमांड टोकन दिया। जाओ फेंग ने तुरंत अपनी टीम जमा की। सियान्यांग की जेल पहुंचकर सारे खान ऑफिशियल्स को लिया और एस्कॉर्ट के लिए निकल पड़े। सियान्यांग से बॉर्डर कैंप तक 5 दिन की यात्रा, सब फुट सोल्जर्स की स्पीड के हिसाब से। चैप्टर 78। सब मर सकते हैं पर हान फेई नहीं। कमांडर झाओ, हान की टोटल 257 अधिकारी इस जेल में बंद थे। अब सभी को बाहर ला दिया गया है, प्रिजन के कमांडेंट ने रिपोर्ट दी। जेल के बाहर 200 से ज्यादा लोग, पुराने हान दरबार के बड़े बड़े अफसर, अब घायल इज्जत और शक के साए में हाथ पैर में बेड़ियों के साथ खड़े थे। उनके चेहरों पर उदासी, आंखों में कल का डर और जंजीरों की ठंडी आवाज। झाओ फेंग ने इधर उधर देखा और पूछा, उनके परिवार साथ नहीं आ रहे?
कमांडेंट ने सीधा जवाब दिया। उनके परिवार हजारों में है, उनका फैसला बाद में होगा। अगर ये अफसर किन के आगे झुक गए तो उनके परिवार को छूट मिल सकती है, पर अगर जिद दिखाई तो उनका सब परिवार गुलाम बन जाएगा। झाओ फेंग ने हाँ में सिर हिलाया। इन आदमियों को सियानियांग पहुंचाना था, वहां उनकी किस्मत तय होगी। कुछ के प्रतिभा का इस्तेमाल होगा और जो बेकार साबित हुए वो और उनके परिवार अंधेरे भविष्य में ढकेल दिए जाएंगे। झांग हान, झाओ फेंग ने जोर से पुकारा। कैपिटल कमांडेंट। झांग हान तुरंत सामने आ गया। सारी तैयारी हो गई। 50 प्रिजन कार्ड्स आ चुकी हैं। जुनहू वेन ने 5 दिन का सूखा राशन और पानी भी अरेंज कर लिया है। अच्छा, तो सभी बंदियों को कार्ड्स में बिठाओ। जी कमांडर। झांगहान पीछे हटा और शार्प वॉरियर्स को सिग्नल दिया। सिपाही तुरंत बंदियों को कार्ड्स में ले जाना शुरू कर गए। एक बात और कमांडर झाओ, प्रिजन कमांडेंट फिर आगे बढ़ा। क्या बात है? झाओ फेंग ने पूछा। उधर देखिए, उसने एक आदमी की तरफ इशारा किया। झाओ फेंग की नज़र पड़ते ही उसने पहचान लिया, हान फेई। हान राज परिवार का राजकुमार, लीगलिस्ट विचारधारा का महान विद्वान, और वही आदमी जो हान रॉयल पैलेस के सामने अपनी जान लेना चाहता था। अभी भी खड़ा था, जंजीरों में, थका हुआ, पर उसकी शान और आंखों की विरक्ति बिल्कुल नहीं बदली थी। हान फेई, झाओ फेंग ने धीरे से नाम लिया। इसके बारे में क्या? कमांडेंट ने गहरी सांस ली। जनरल ली का खास आदेश था, इन बंदियों में कोई भी मर सकता है, लेकिन हान फेई नहीं। वो जेल आने के बाद से न खाना खा रहा है न पानी, बहुत कमज़ोर हो चुका है। ऐसे ही रहा तो सियानियांग तक जिंदा नहीं पहुंचेगा, और अगर वो रास्ते में मर गया तो जनरल आपसे ही हिसाब लेंगे। झाओ फेंग ने उसे सलाम किया। धन्यवाद मुझे बताने के लिए। अरे कमांडर झाओ, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। आपने शहर की दीवारें तोड़कर हमें विजय दिलाई, हम सब आपका कर्तव्य मानकर सम्मान करते हैं। यात्रा शुरू करो। उसी वक्त कैपिटल कमांडेंट को सूचना। झांगहान भागते हुए आया। सभी प्रिजन कार्ड्स में बैठ चुके हैं। आर्मी मार्किस कैंप तैयार है, आप कहते ही निकल सकते हैं। चलो रवाना होते हैं। झाओ फेंग ने आदेश दिया। 2 तरफ लाइन बनाकर 4000 से ज़्यादा शार्प वॉरियर्स चमकती आर्मर और हथियारों के साथ 50 प्रिजन कार्ड्स को एस्कॉर्ट करते हुए सिटी गेट की तरफ चले। हान फेई, एक जीती जागती इतिहास की किताब। झाओ फेंग ने प्रिजन कार्ड में बैठे हान फेई को देखा। वही हान फेजी, लीगलिस्ट स्कूल का एक ब्रह्मांड, जिसकी बातों को आने वाले 100 साल याद रखेगा। हिस्ट्री के मुताबिक सियानियांग पहुंचने के बाद उसे इंपीरियल जेल में डाल दिया जाएगा और ली सी, उसका पुराना साथ पढ़ाई वाला दोस्त, उसे जहर देकर मरवा देगा। पर क्या सच में ली सी जितना बड़ा मंत्री हान फेई से इतना डरेगा? झाओ फेंग सोच में खो गया। वो पहले इतिहास जानता था, अब वो खुद उसका हिस्सा बन चुका था। हान फेजी बिल्कुल सामने बैठा था, जीवित इतिहास। और वो खुद? शायद एक दिन लोग उसका नाम भी लिखेंगे। शायद। झाओ फेंग ने आंख बंद करके सोचा, अगर मैं अपने एट्रीब्यूट्स का पूरा फायदा उठा लूं तो लंबे समय तक जीकर इन सब इतिहासों का साक्षी बन सकता हूं। एक पूरा दिन बीत गया। रात, यांगजी सिटी के पास कैंप। ऑर्डर पास करो, झाओ फेंग ने घोषणा की। आज यहीं विश्राम करेंगे। आग जलाओ, प्रिजनर्स को राशन पानी दो, कार्ट से उतारो, कल सुबह फिर निकलेंगे। जी कमांडर। बोनफायर्स जल उठे, रसद बांटी गई। प्रिजनर्स धीरे धीरे कार्ट से उतारे गए। झाओ फेंग एक पत्थर पर बैठकर अपना सूखा राशन खाने लगा। तभी वेकमण आया और उसके बगल में बैठ गया। मिस्टर झाओ, वो हंसी दबाते हुए बोला, बताओ इस बार ग्रेट किंग तुम्हें क्या रिवॉर्ड देने वाले हैं? पूरे कमांडेंट कैंप में, शायद पूरी मेन असॉल्ट डिवीजन में, सिर्फ वेकवण ही इतना फ्री था कि झाओ फेंग से ऐसे बात कर सकता था। झाओ फेंग ने थोड़ा नाखुशी से कहा, मिस्टर वे, आप मुझसे ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं, मुझे क्या पता क्या मिलेगा। वेकवण ने दांत निकालकर हंसी। खुशी होती है, समझे? कौन सोच सकता था एक पुराने सप्लाई सोल्जर जिसने कभी राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लिया, आज मेन असॉल्ट डिवीजन का कैपिटल कमांडेंट है। झाओ फेंग ने सीधे दिल से कहा, आप जानते हो, मैंने ये सब कभी नहीं चाहा, मजबूरन सब हुआ। वेकवन तंदुरुस्त हंसा। बिल्कुल, पहली बार मेरिट मिला मुझे बचाते हुए
और सीधा हान सेना के वानजियांग का सिर कटा। दूसरी बार तुम भागते भागते सांगजियान कुई को ही माराए। झाओफेंग चिढ़ गया। तो तुम कहना चाहते हो मैं बस लकी हूं? अरे अगर तुम लकी नहीं हो तो फिर कौन है? वेकवन ने जवाब दिया। तुम्हें पता भी नहीं कितने शार्प वॉरियर्स तुम्हें आइडल मानते हैं। शायद किस्मत भी कुछ होती है, झाओफेंग ने थककर कहा। हकीकत तो ये थी उसके एट्रीब्यूट्स ने उसे शक्ति दी थी, पर लक ने उसे मौके। 2 बड़ी रैंक वाले हान जनरल्स को मारना ही उसकी प्रमोशन की असली चाबी थी। वेकवन उसको देखकर बोला, पर झाओ विस्टर, एक बात बताऊं, तुम पहले वाले झाओफेंग नहीं रहे, अब तुम पावर का पीछा कर रहे हो। ये बात बिल्कुल सच थी। जिसने सबसे पहले उसे जाना था उसने सबसे पहले बदलाव महसूस किया। झाओफेंग ने धीरे से मुस्कुराया। इंसान को सिचुएशन के हिसाब से बदलना पड़ता है मिस्टर वे, और सच कहूं, इस दुनिया में इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर मुझे अपने परिवार को सुरक्षित रखना है तो मुझे ताकत चाहिए, बहुत ताकत। और ये ताकत, उसका असली सफ़र अब शुरू हुआ था। हिस्ट्री जानता था, इसलिए फ्यूचर के बारे में भी अंदाज़ा हो जाता था। इसी वजह से झाओफेंग ने दिमाग चलाना शुरू कर दिया। वैसे भी ये सब सोचना तभी पॉसिबल हुआ जब वो मेन कैंप में आया। लॉजिस्टिक्स आर्मी में पावर और अथॉरिटी के लिए कोई जगह ही नहीं थी। बाओ युआन और उसके बेटे का सर काटना, ये असाइनमेंट नॉर्मली लॉजिस्टिक्स आर्मी को मिलता ही नहीं। शायद सच में उस दिन किस्मत ही साथ दे रही थी। अच्छा है तुमने समझ लिया, वेकवन ने गहरे नज़र से कहा। पहले मुझे अपने फ्यूचर में कोई उम्मीद नहीं थी, पर अब है। तुम्हारी फर्स्ट प्रमोशन मैंने रेकमेंड की थी और तुमने मेरी जिंदगी बचाई। अब से तुम जहां जाओगे मैं वहीं रहूंगा। झाओफेंग ने हल्का सा मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। यही तो मैं चाहता था। वेकवान जैसे असली भाई जो अपनी जान भी डाल दे, उससे अपने नीचे रखना, इससे बड़ा क्या हो सकता है। इस मिशन के बाद जब वापस जाएंगे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज होगा। झाओफेंग ने मुस्कुराहट के साथ कहा। सरप्राइज? वेकवन पहले तो हैरान हुआ, फिर एक्साइटमेंट से चमक उठा। चलो देखते हैं। तभी जांघान आया, चेहरे पर परेशानी के साथ। कैपिटल कमांडेंट, क्या हुआ? झाओफेंग ने पूछा। आपने हानफी को खास ध्यान में रखने को कहा था ना? वो अभी भी खाना पीना रिफ्यूज कर रहा है। चाहे धमकी दो या लालच, कुछ काम नहीं आ रहा। लगता है सच में भूख से मरने का इरादा है। आप ही चलकर देख लीजिए, रास्ते में मर गया तो जिम्मेदारी हमारे सर आ जाएगी। झाओफेंग ने सीधा सिर हिलाया। चलो मैं देखता हूँ। हानफी को अलग रखा गया था, किंग ऑफ चिन का स्पेशल ऑर्डर। दूसरे प्रिजनर एक ग्रुप में थे, पर ये एक आदमी अलग, बिना शैकल्स के। सामान उसके सामने पड़ा था, हार्डटैक और पानी का मश्क। झाओफेंग पास आया। हानफी गोंगजी, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? सच बोलूं तो झाओफेंग को फर्क ही नहीं पड़ता था हानफी जिंदा रहे या मर गया। बस अभी नहीं मरना चाहिए था। एस्कॉर्ट खत्म हो जाए, उसके बाद मर जाए, उससे क्या? हानफी ने ठंडी नज़र से देखा। मेरा देश बर्बाद हो गया, घर मिट गया, अब जीने का क्या मतलब? झाओफेंग बैठ गया, बिना फॉर्मेलिटी के। तुम सब लोग जाओ, यहाँ मैं ही बात करता हूँ, उसने शार्प वॉरियर से कहा। सब पीछे हट गए। 3 जिन्स के लोगों के लिए किंगडम की सैंक्टिटी का क्या मतलब? झाओफेंग ने सीधे पूछा। हानफी चौंक गया। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम सब लोग ज़्यादातर हिनी डिसेंडेंट्स हो। 70 ईयर्स एगो यही हिन स्टेट ने जिन किंगडम को डिवाइड किया था। तुम लोग खुद अपने लॉर्ड का राज छीन कर आए थे। तुम किसी नेशन की बात कर ही नहीं सकते। हानफी बोल ही नहीं पाया। थोड़ी देर बाद जोर से बोला, तो फिर तुम्हारा चिन भी रेबल हुआ। तुमने झौ के सन ऑफ हेवन की टेरिटरी ले ली। सही, झौ भी रेबल था, और उससे पहले शांग भी। जो भी ऊपर आता है वो पुराने को हटाकर ही आता है। हानफी हिलाक सा रह गया। ये बातें उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी। मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? सिंपल, जमाने बदलते हैं, राजवंश बदलते हैं। तुम्हारी जिंदगी या मौत से कुछ नहीं बदलेगा। चिन इस वक्त सबसे स्ट्रांग स्टेट है, पर कल क्या होगा कौन जानता है। और एक बात बताओ, कॉमन लोगों के लिए क्या बेहतर है, एक डिवाइडेड वॉर टोन लैंड या एक यूनिफाइड शेंजू जहां हुआक्शा शांति से हो? हानफी चुप हो गया,
सवाल उसके दिल को सीधा छेड़ गया। आखिर उसने धीरे से कहा, कॉमन लोगों के लिए तो यूनाइटेड शंजू ही बेहतर होगा। तो फिर किसके लिए मर रहे हो? तुम्हारी डेथ से तुम्हारा राज वापस आ जाएगा? तुम्हारे मरने से चिन रुक जाएगा? वो राजा तुम्हारा जो शहर गिरने से पहले ही भाग गया, तुम उसके लिए इतना जिद क्यों कर रहे हो? हानफी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। हमारे राजा ने गलत किया हो, पर मैं हानफी अपने राज के साथ मर सकता हूँ। मेरे भाई, तुम जियो या मरो, ऑनेस्टली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक बात, ये मेरा एस्कॉर्ट मिशन है। इस दौरान तुम मर गए तो मेरी तकलीफ बढ़ जाएगी, इसलिए जिंदा रहना मिशन खत्म होने तक, उसके बाद चाहो तो जम करके मर जाना। हानफी आंखें फाड़ के देखने लगा। ये इंसान इतना सीधा साधा गाली देता हुआ लॉजिक कैसे दे रहा है? जाओफिंग ने हार्ट अटैक की तरफ इशारा किया। यहाँ 4 टुकड़े पड़े हैं, खुद से खाओगे या मैं जोर जबरदस्ती से तुम्हारी जेब में डाल दूं? तुम जंगली आदमी, बदतमीज। तो जबरदस्ती चाहिए? जाओफिंग ने हाथ उसके कंधे पर रखा। हानफी हिला भी नहीं पाया। जाओफिंग का हाथ पहाड़ की तरह था। डर के मारे हानफी चिल्ला उठा, ठीक है, मैं खुद से खा लूंगा। अच्छा, जाओफिंग ने हाथ छोड़ दिया। जब तक मैं एस्कॉर्ट कर रहा हूं तुम खाओगे, उसके बाद मरना हो मर जाना। खाओ। हानफी गुस्से को दबाते हुए हार्ट अटैक चबाने लगा। दूर से सोल्जर्स ने देखकर बोल पड़े, वाह, कैपिटल कमांडेंट ने कर दिखाया। आखिरकार हानफी खा रहा है। सच में यार, जो मरने से नहीं डरता उसके सामने सिर्फ कमांडेंट ही टिक सकते हैं। चैप्टर 80। अगर हानफी जिंदा रहा तो किन कितना बदल सकता है। जब तुम जानते हो कि किंग ऑफ किन मुझे ज़ियानयेंग जिंदा देखना चाहते हैं, तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं उन्हें बता दूंगा तुमने मुझे कैसे धमकाया? हानफी ने गुस्से से जाओफेंग को घूरते हुए कहा, हार्ट अटैक चबाते चबाते। बताओ जाके, पूरा हक है तुम्हें। जाओफेंग ने चिढ़ के इरिटेट होके कहा, उसकी तरफ एक कैजुअल झलक मारते हुए। ये आदमी अब बच्चे की तरह शिकायत लगाने की धमकी दे रहा था। जाओफेंग की बेपरवाही देखकर हानफी फिर से बोला, तुम जाहिल आदमी, बदतमीज। शुक्रिया तारीफ का, मैं वैसे भी जाहिल हूँ। जाओफेंग ने हंसी दबाकर जवाब दिया, एक और बात बता दूं, हान का सीनियर जनरल, उसका बेटा, दोनों को मैंने ही मारा। हान कैपिटल की दीवार मैंने ही तोड़ा और तुम्हारे भगोड़े किंग को पकड़ा भी मैंने ही। कैसा लगा? बड़े नहीं, काफी बड़े काम हैं इस जाहिल के। हानफी जैसे स्कॉलर्स के लिए एक कहावत थी, सिपाही आगे हो तो विद्वान की जुबान बंद हो जाती है। आज सिपाही जाओफेंग था और स्कॉलर बेचारा हानफी। हंगर स्ट्राइक पे बैठ के एटीट्यूड दिखाने आया था, अच्छा खासा हिम्मत वाला निकला। ये सब तुमने? हानफी की आंखें फटकर रह गईं। भाववर्ण और उसके बेटे के मारे जाने की खबर उसने भी सुनी थी कि किसी लॉजिस्टिक सोल्जर ने उनका काम तमाम कर दिया, पर यह नहीं पता था कि जो शहर तोड़कर अंदर घुसा, जो किंग को घसीट कर लाया, सब एक ही आदमी था। जाओफेंग ने बस हल्का सा मुस्कान दी और कुछ नहीं बोला। बस अब चल। जाओफेंग उठ खड़ा हुआ। मैं तुमसे और बहस नहीं करना चाहता। कल से बॉर्डर तक तुम्हारा खाना मैं पर्सनली देखूंगा। अगर खाना मना किया ना, मैं फोर्स फीड कर दूंगा। जाओफेंग उसे छोड़कर चला गया। उसका सिर्फ एक काम था, हानफी को एस्कॉर्ट के दौरान मरने न देना। रिक्रूट करना, लात मारो ऐसी सोच को। हानफी का स्टेटस एक सेम्प्रिंस, उसकी जैसी प्रतिभा माइन मिनिस्टर्स लेवल। किंग का किंग खुद उसके लिए तरसता है और जाओफेंग बस एक नया प्रमोटेड कमांडर। हानफी को रिक्रूट करने की बात करता तो वो सोचता ही आदमी पागल हो गया है। जाओफेंग को अपनी औकात पता थी। हानफी की नज़र जाओफेंग पर रिस्पेक्ट से भरी। किन में इतना टैलेंट, हानफी ने सोचा, और एक जैसे कमांडर में भी इतनी चिंगारी। जाओफेंग दूर जा चुका था, पर उसका प्रश्न हानफी के दिमाग में गूंज रहा था। वॉरिंग स्टेट्स का खत्म होना बेहतर है या एक यूनाइटेड हुआक्शिया? हानफी चुप हो गया। ये प्रश्न सीधा उसके दिल पर चोट मार रहा था। एक भारत, एक शंझू, बिना जंग, बिना खून खराबा। क्या ऐसा दिन कभी आएगा? और अगर आया तो वो दृश्य कितना महान होगा? जाओफेंग की बातें बीच में किस तरह दिल को छू जाती हैं। कब लोग उसकी जान की फिक्र करते थे, तब वो जिद पकड़े बैठा था, पर जब कोई उसकी परवाह ही नहीं करता, वो और बेचैन हो जाता है। 4 दिन बाद
एक्सपेक्टेड से एक दिन पहले ही ज़ाओफेंग वांगजियान के कैंप पहुंच गया। वही पुराना किन हान बॉर्डर एरिया, बस फर्क ये कि अब हान नाम का कोई राज्य रहा ही नहीं था। एक जुनहू ड्यूटी ऑफिसर तुरंत आगे बढ़ा। मिलिट्री ऑर्डर्स, उसने जोर से पुकारा। ज़ाओफेंग ने ली तंग के दिए हुए हाथ से लिखे ऑर्डर्स निकालकर दे दिए। बिना ऑर्डर्स के अगर आता तो कैंप के अंदर से शार्प वॉरियर्स उस पर टूट पड़ते। पुरानी रिवायत, सेफ्टी फर्स्ट। जुनहो ने सील देखी, ऑर्डर्स पढ़े और तुरंत झुककर बोला। हान के 100 ऑफिशियल्स की एस्कॉर्ट मिलिट्री कमांड के मुताबिक। प्रिजनर्स तुम संभाल लोगे? ज़ाओफेंग ने पूछा। हाँ, बस मुझे हैंड ओवर कर दो, जुनहो मुस्कुराते हुए बोला। शार्प वॉरियर्स, प्रिजन कैरेजेस टेक ओवर। जी सर। सिपाही आगे बढ़े और कंट्रोल ले लिया। कमांडर जाओ, आपके लोग कैंप के बाहर आराम करें, हम अंदर से खाना तैयार करके भेज देंगे। बहुत शुक्रिया, ज़ाओफेंग ने हाँ में सिर हिलाया। एक और बात, जुनहो ने ऐड किया, जनरल वांग ने कहा है कि प्रिजनर्स हैंडओवर करने के बाद आप उनसे कैंप में तुरंत रिपोर्ट करें। ज़ाओफेंग ने सिर हिलाया। बिल्कुल एक्सपेक्टेड, ये स्पेशल एस्कॉर्ट वांगजियान का ही ऑर्डर होगा। कैंप को देखते हुए ज़ाओफेंग के दिमाग में एक ही बात चल रही थी। यही बेस्ट चांस है वांगजियान से उनकी बेटी का हाथ मांगने का। अगर वांगयान के साथ रात वाली बात ना होती, वो शायद कभी सोचता नहीं, पर अब हो चुका था। और वो भगवान से नहीं, जिम्मेदारी से चलता था। एक आदमी बनकर जिम्मेदारी लेनी होती है। हानफई का कैरेज पास होता है। कैरेजेस कैंप के अंदर जा रही थीं, शार्प वॉरियर्स एस्कॉर्ट के साथ। हानफई का कैरेज गुजरा तो ज़ाओफेंग को उसकी अजीब सी नज़र महसूस हुई। वो मुस्कुराकर आगे बढ़ा। चलो, तुम्हें डिलीवर कर दिया, ज़ाओफेंग ने थोड़ा छेड़ते हुए कहा। अब मरना जीना तुम्हारी मर्जी, उम्मीद है दोबारा मिलोगे। हानफई ने गुस्से से घूरकर उसे बोला, चिंता मत करो, तुम मरने के बाद भी मैं मज़े से जिंदा रहूंगा। पर उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी नरमियत थी, जैसे किसी पुराने दोस्त को देख रहा हो। 4 दिन तक ज़ाओफेंग रोज उसे चिढ़ाता, गुस्सा दिलाता और उससे खाना खिलवाता रहा, और उसी छेड़छाड़ ने हानफई का मरने का इरादा तोड़ दिया। शायद ज़ाओफेंग सही था, ऐसा जीनियस जीते जी दुनिया बदल सकता है। या शायद ज़ाओफेंग बस नहीं चाह रहा था कि ऐसा आदमी बेकार में मर जाए। चैप्टर 81 बिवेयर ऑफ लीसी, वांगजियान के साथ अकेला मुकाबला। हनफी की बात सुनकर ज़ाओफेंग हल्की सी मुस्कान के साथ उसके पास झुककर बोला, तू मुझसे ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा, ये देखना अभी बाकी है। हनफी ने तंज भरे अंदाज में जवाब दिया। रुकने से पहले एक सलाह दे दूं? ज़ाओफेंग ने अपने कपड़ों से एक छोटा सा कपड़ा निकाला और हनफी की जेल गाड़ी में फेंका। आई होप हम दोबारा मिलेंगे। हाथ हिलाता हुआ ज़ाओफेंग सीधा कैंप की तरफ चल दिया। हनफी ने वो कपड़ा उठाकर खोला और उसका चेहरा तुरंत बदल गया, जैसे एक अजीब सी शौक और हैरानी एक साथ चिपक गई हो। लीसी से संभल कर रहना, सिर्फ 4 शब्द, लेकिन हनफी के दिल में तूफान मचा देने को काफी थे। वो मुझे लीसी से संभलने को क्यों कह रहा है? क्या लीसी मुझे नुकसान पहुंचाएगा? इम्पॉसिबल, हम दोनों एक ही स्कूल के शागिर्द हैं। वो मेरा दोस्त है, मेरे खिलाफ क्यों होगा? हनफी का दिल मानता नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ज़ाओफेंग का बर्ताव देखकर वो जानता था, इस आदमी की जुबान भले ही कड़वी हो पर दिमाग बिल्कुल सीधा काम करता है। वो बिना वजह कोई चीज़ नहीं बोलता। शायद इस बात के पीछे सच्ची वजह हो। हनफी के अंदर एक हल्का सा डर, एक हल्का सा शक पैदा हो चुका था। कैंप के अंदर जुनहू के साथ चलते हुए ज़ाओफेंग बिना किसी रुकावट के सीनियर जनरल वांगजियान के टेंट तक पहुंचा। जुनहू ने गार्ड कमांडर को सलाम किया। सीनियर जनरल को बताएं, कमांडर ज़ाओफेंग पधारे हैं। गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, सीनियर जनरल ने हुक्म दिया है, ज़ाओफेंग आते ही तुरंत बैठक में आए। अब तक लांतियन कैंप के हर सोल्जर की जुबान पर ज़ाओफेंग का नाम था, फेमस, रिस्पेक्टेड, और कहीं न कहीं लोगों को उससे थोड़ी सी डरीना क्यूरियोसिटी भी थी। लॉजिस्टिक्स आर्मी से एक आग बन के निकला हुआ फियर्स जनरल, ये कौन नहीं देखना चाहेगा। कमांडर ज़ाओ, मेरा काम यहीं तक। जुनहो सलाम किया। शुक्रिया, ज़ाओफेंग ने जवाब दिया। वांगजियान से अकेले मिलने का डर उसके दिल में हल्का सा चुभा। किन का गॉड ऑफ वॉर, उसकी रेपुटेशन किसी से छिपी नहीं थी। ज़ाओफेंग ने गहरी सांस ली
और टेंट के अंदर कदम रखा। वांग जियन मेन सीट पर बैठा हुआ मिलिट्री अफेयर्स देख रहा था। एक सीनियर जनरल होने के नाते हर फैसला उसके हवाले होता। जाओफेंग ने एंट्री लेते ही सलाम किया। अधीन अधिकारी जाओफेंग सीनियर जनरल को प्रणाम करता है। वांग जियन ने मुस्कुराकर कहा, आराम से बैठ जाओ। धन्यवाद सीनियर जनरल। जाओफेंग साइड की सीट पर बैठ गया, बिना किसी शर्म के पर इज्जत पूरी निभाते हुए। वांग जियन ने बैम्बू स्लिप्स एक तरफ रखे। एक बात बताओ, तुम अभी सिर्फ 15 के हो ना? सीनियर जनरल, मैं अब 16 का हो चुका हूँ। वांग जियन हंस पड़ा। 16 साल का और हान कैपिटल को तोड़ दिया, किंग ऑफ हान को कैप्चर कर लिया। तुम वाकई कमाल हो। जाओफेंग ने नम्रता से कहा, सीनियर जनरल बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, सब किस्मत थी। किस्मत भी तभी साथ देती है जब आदमी का दम हो, पर तुम्हारा दम किस्मत से भी ज्यादा है। सीनियर जनरल से मैं क्या कंपेयर करूं? जाओफेंग ने हल्की हंसी के साथ बोला, अरे ओए, ट्रेनिंग कैंप में तुमने जानबूझकर अपनी स्ट्रेंथ छिपाई थी, है ना? इतना छुपाया नहीं था, बस ध्यान दूसरी चीजों पर था। जाओफेंग ने डिप्लोमेसी से काम लिया। सच तो ये था, उसने जानबूझकर अपनी ताकत हाफ रखी थी, नहीं तो फ्रंट लाइन पर भेज दिया जाता और शायद वो जिंदा भी ना होता। वांग जियन ने सब समझ लिया, पर कुछ बोला नहीं। रिवॉर्ड्स एंड प्रमोशंस। मैं तुम्हारी सारी अचीवमेंट्स राजा को सेंड कर चुका हूं, कुछ ही दिन में इनाम आएगा। धन्यवाद सीनियर जनरल। जाओफेंग ने शांत चेहरा रखा। वांग जियन हैरान हुआ, इनाम आने वाले हैं और तुम इतने शांत हो? किन का रिवॉर्ड सिस्टम रूल्स पर आधारित है? जाओफेंग ने बस ये सच बोल दिया, रिवॉर्ड मेरिट से ही मिलता है, चाहे मैं एक्साइटेड हूं या नहीं, रिजल्ट वही होगा जो सिस्टम के हिसाब से होना है। वांग जियन ने डीप ब्रेथ ली। ये स्टेबिलिटी, ये सोच, एक बड़ा जनरल इसी तरह का होता है। इस वॉर के बाद तुम डेप्यूटी जनरल बन जाओगे और नोबल टाइटल 3 रैंक्स मिनिमम बढ़ेगा। इतना बड़ा प्रमोशन 1 साल के अंदर, किन आर्मी का पहला रिकॉर्ड। फ्यूचर प्लान्स। जाओफेंग ने पूछा, अब जंग खत्म हो गई, क्या हम मेन कैंप लौटेंगे या यहीं हान रैंड्स गार्ड करेंगे? ली तेंग के अंडर तुम डेप्यूटी जनरल बनकर यहीं हान टेरिटरीज को सिक्योर करोगे, वांग जियन ने समझाया। जाओफेंग ने मन ही मन खुश होकर सिर हिला दिया। परफेक्ट, अपनी बेस बनाने का वक्त आ गया। वांग जियन का साय। रॉयल एनवॉय आने के बाद मैं सिनयांग लौट जाऊंगा। लगता है कुछ दिनों तक और जंग नहीं होगी। फिलहाल नहीं, पर शेंजू में अभी भी 5 राज्य बचे हैं। बिल्कुल, वांग जियन ने आसमान की तरफ देखा। राजा की विजन सही रही तो 10 साल में पूरा दुनिया एक हो सकता है। उस पल जाओफेंग धीरे से खड़ा हुआ और गहरी प्रणाम की। सीनियर जनरल, मेरे पास एक गुजारिश है। हो सकता है ये प्रिजम्पशन हो सकता है ये आपको नागवार गुजरे, पर एक आदमी होने के नाते मुझे ये बात कहनी ही होगी। चैप्टर 82 Even if it means defying the king's will। जाओफेंग की बात सुनकर वांग जियन के चेहरे पर एक अजीब सी एक्सप्रेशन आई। इस वक्त उसके मुंह से ऐसी बात निकलना बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था। जो कहना है सीधा कहो, वांग जियन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला। जाओफेंग ने सीधा सर उठाया, उसकी नज़र बिल्कुल साफ और डरती नहीं थी। फिर वो जोर से बोला, शांगजियानजुन, आपकी बेटी वांग्यान और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैं आपसे हम दोनों के लिए आशीर्वाद मांगता हूँ। ये सुनकर वांग जियन के चेहरे की मुस्कुराहट एक पल में गायब हो गई। उसका चेहरा काला पड़ गया। क्या कहा तुमने? उसकी आवाज़ नीचे गिर गई, आंखों में ठंडा गुस्सा। मैं कह चुका हूँ, मैं वांग्यान से प्यार करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वांग जियन लंबे समय तक उसे देखते रहे, लेकिन जाओफेंग की नज़र नहीं हिली, न डर न घबराहट। एक आदमी के लिए ये बात सामने रखना जरूरी था। काफी देर बाद वांग जियन ने पूछा, कितने दिन हुए तुम दोनों को जानते? इतनी जल्दी प्यार कैसे हो गया? देखते ही प्यार हो गया, जाओफेंग ने सीधा जवाब दिया। वांग जियन ने सांस छोड़ी। मैं मानता हूं तुमने यनर की जान बचाई, इससे जज्बात पैदा होना आसान है, लेकिन तुम हमारे घराने की हकीकत नहीं जानते। तुम्हें यह भी नहीं पता कि यनर को कभी कोई अपनी मर्जी का हक नहीं मिला। मैं
उसका बाप होकर भी नहीं। वांगजियान गुस्से में नहीं था और वो कर भी क्या सकता था। ज़ाओफेंग ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, मैं हान को हराने का अपना पूरा सम्मान त्याग दूंगा, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। वांगजियान ने उसकी बात सुनकर सिर हिला दिया। ज़ाओफेंग, शायद तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं सब समझता हूँ, ज़ाओफेंग ने धीरे से कहा। दरबार में जो बातें चल रही हैं, यनर का रिश्ता एल्डेस्ट इंपीरियल सन फूसू के साथ, और ग्रेट किंग खुद इस बात के पक्ष में है। यनर ने मुझे सब बता दिया है। वांगजियान की आंखें तंग हो गईं। जब सब जानते हो तो फिर हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? जो कुछ मेरे पास है सब राजा का दिया हुआ है। ग्रेट किंग का हुक्म ऊपर से आया तो कौन हाथ उठा सकता है? हुक्म को ना मानना पूरे परिवार का सर्वनाश है, और दरबार उसे बिना जाने कुछ नहीं छोड़ता। तो ग्रेट किंग ने सच में फैसला कर लिया है? ज़ाओफेंग की भैं चढ़ गई। तुम बहादुर हो ज़ाओफेंग, पर तुम दरबार की असली राजनीति नहीं देख पाते। ग्रेट किंग ने दोनों खबर, यनर का रिश्ता और मेरे बेटे की शादी, खूब सोच समझकर फैलाई हैं। मुद्दा ये नहीं कि फैसला हुआ या नहीं, मुद्दा ये है कि सबको पता चलना चाहिए था। ये सब राजा की तरफ से जानबूझकर फैलाई गई अफवाहें हैं, ज़ाओफेंग ने धीरे से कहा। अच्छा है तुम समझ गए। वांगजियान ने मजबूरी भरी मुस्कुराहट दी। मैं चाहता हूं कि यनर अपनी मर्जी से चुन सके, पर राजा के हुक्म के सामने मैं भी मजबूर हूं। एल्डेस्ट इंपीरियल सन से शादी एक सम्मान लगती है, पर असल में ये वांग परिवार को काबू में रखने का तरीका है। रॉयल अथॉरिटी, रॉयल अथॉरिटी, ज़ाओफेंग ने दोहराया, पर उसकी आंखों में जर्रा भर भी डर नहीं था। शांगजियानजुन, यनन और मैं, हम दोनों एक हो चुके हैं। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, चाहे राजा का हुक्म ही क्यों ना हो, मैं उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा। ये सुनते ही वांगजियान जोर से खड़ा हो गया। उसकी पूरी शानो शौकत की ओरा एक तूफान की तरह ज़ाओफेंग पर टूट पड़ी। पर ज़ाओफेंग की आंखें नहीं झपकी। उसने ये सब पहले से सोचा हुआ था। अगर कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया और यनर को ज़बरदस्ती दुल्हे में बिठाया गया, तो मैं दुल्हन को छीन कर ले जाऊंगा। चाहे पूरा किन सामने हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। किन का अंत होने तक इंतजार कर सकता हूं, पर उसे किसी और का नहीं होने दूंगा। अगला पल, शिंग! वांगजियान की तलवार निकल चुकी थी, उसका तीर सीधा ज़ाओफेंग की तरफ। मैं तुम्हें यहीं मार सकता हूं ज़ाओफेंग, उसने बर्फ की तरह ठंडी आवाज में कहा। शांगजियानजुन चाहे तो कर दीजिए, ज़ाओफेंग ने शांत चेहरे से जवाब दिया। राजा के हुक्म को चुनौती देना महा अपराध है। मैं चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त फांसी का हक दे सकता हूं। यनर के लिए ये सजा भी कबूल है, ज़ाओफेंग ने किसी डर के बिना कहा। वांगजियान उसे देखते रहे। उन आंखों में जो देखा वो घबराहट नहीं, बल्कि सच्ची जिद थी। थोड़ी देर बाद तलवार का नुक्ता नीचे गिर गया। तुमने यनर की जान बचाई है। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो लोग वांग परिवार को क्या समझेंगे? जो कुछ तुमने कहा मैं मानता हूं, मैंने सुना ही नहीं, वांगजियान ने धीमी आवाज में कहा, और साफ था कि इसका कुछ असर पड़ा था। मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा, ज़ाओफेंग ने फिर से झुककर कहा। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, वांगजियान ने थका हुआ सांस ली। अगर यनर एक आम जड़ की होती मैं तुरंत राजी हो जाता, पर वो वांग परिवार की बेटी है, उसकी किस्मत उसकी अपनी नहीं, मुझे भी कुछ नहीं कर सकता। अगर जबरदस्ती शादी हुई तो मैं दुल्हन को छीन कर ले जाऊंगा, ज़ाओफेंग ने ठंडी आग भरी आवाज में कहा। दुल्हन छीनोगे? तुम खुद को क्या समझते हो? राजधानी में 30,000 एम्पीरियल गार्ड्स हैं, 20,000 पेट्रोल सोल्जर्स, कैसे कर लोगे? ज़ाओफेंग, तुम... उसने सिर हिला दिया। भूल जाओ यनर को, तुम कुछ नहीं बदल सकते, मैं भी नहीं। शांगजियानजुन, क्या आप सच में अपनी बेटी को जानते हैं? ज़ाओफेंग ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। वांगजियान की भैं चढ़ गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उसे ज्यादा वक्त से नहीं जानता, पर मुझे यकीन है वो भी कभी इस शादी को नहीं मानेगी, ज़ाओफेंग ने धीरे पर पक्के लफ्जों में कहा। वांगजियान कुछ पल के लिए सुन्नी हो गया। एक अजीब सी बेचैन सोच उसके दिल में उठ गई। फिर वो धीरे से मुड़ गया ताकि ज़ाओफेंग उसका चेहरा न देख सके। बस हो गया, बहुत हो गया, आज मैंने कुछ नहीं सुना, तुम जा सकते हो। चैप्टर 83 अपनी ताकत का असली रूप। वांगजियान का तहलका हिला। ज़ाओफेंग ने वांगजियान के जाते हुए पीठ को देखा, पर कुछ बोला नहीं, बस पलटकर कैंप के बाहर की तरफ चल पड़ा।
आज वोंग यान के आदमी के रूप में वो सब कुछ कह चुका था जो उससे कहना चाहिए था, और हर लफ्ज़ दिल से निकला था। इस जंग के खत्म होते ही मुझे अपनी एक ऐसी ताकत खड़ी करनी होगी जो सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। इस पल ये सोच उसके अंदर पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई। एक ऐसी फोर्स बनानी होगी, एक ऐसे डेड सोल्जर्स की टोली जो उस पर जान भी लुटा दें, चाहे राजा की हुकूमत ही क्यों ना हो। जब ज़ाओ फेंग टेंट के दरवाजे पर पहुंचा, तभी वोंग जियान, जो अब तक चुप थे, अचानक बोल पड़े। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि महाराज अपना फैसला बदलें। अगर ग्रेट किंग मना कर देता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। राज की इच्छा को कोई नहीं तोड़ सकता। उम्मीद है तुम्हारी प्रतिभा और मेरी सालों की वफादारी देखकर महाराज तुम्हें और यानर को एक होने की इजाज़त दे दें। ये सुनकर ज़ाओ फेंग रुक गया। होठों पर एक हल्का सा मुस्कुराहट उभर आई। अगर यानर को पता चला कि सीनियर जनरल उसके लिए इतना कुछ करने को तैयार है, वो बहुत खुश होती। उसने तो कहा था, आप उसके लिए महाराज का विरोध कभी नहीं करेंगे। फूसो राजकुमार बेशक सम्मानित हैं और अगले वारिस के लिए सबसे ज्यादा लायक भी, पर यानर की मर्जी नहीं। इसे मेरे पिता होने का इकदाम समझ लो। ज़ाओ फेंग ने गहरा झुककर प्रणाम किया। धन्यवाद अंकल वांग। ये अंकल वांग कहना उनके बीच के रिश्ते की एक नई पहचान थी। वोंग जियान का चेहरा तुरंत कठोर हो गया। और एक बात ध्यान से सुनो, जो उल्टे सीधे अल्फाज तुमने अभी बोले हैं, कभी दोबारा मत कहना, वरना मैं भी यानर को भूल जाऊंगा। फिन और महाराज का विरोध कभी बर्दाश्त नहीं। ज़ाओ फेंग ने चुपचाप सिर हिला दिया। फिर श्वा एक पल में ज़ाओ फेंग टेंट के दरवाजे से गायब हुआ और अगले पल वोंग जियान के बिल्कुल सामने खड़ा था। वोंग जियान की आंखें विस्मय से फट गईं। ये तुम यहाँ कैसे आ गए? ये इंसान कर भी सकता है क्या? ज़ाओ फेंग मुस्कुराया। अंकल, अभी आप कह रहे थे कि दुल्हन को छीन ले जाना मौत को बुलाना है, पर मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, ये है मेरी असली ताकत। दुल्हन को छीनना तो अलग बात है, मैं तो हजारों की फौज के बीच से भी बिना खरोच निकल कर आ सकता हूँ। ये कहकर वो धीरे धीरे टेंट से बाहर निकल गया। वोंग जियान बस वहीं खड़े रह गए, हक्का बक्का। ये कैसे किया? आदमी था या कोई परछाई? ज़ाओ फेंग के कहने का अंदाज अभी भी उनके कानों में गूंज रहा था। अगर बात वहां तक पहुंच गई तो मैं दुल्हन को जबरदस्ती भी ले जाऊंगा। मैं नहीं देख सकता अपनी औरत को किसी और से शादी करते हुए। मैं हजारों की फौज के बीच से निकल सकता हूं। वोंग जियान का गला सूख गया। युवक मजाक नहीं कर रहा था। अगर सच में महाराज ने यानर की शादी फूसू से तय कर दी तो ये लड़का वाकई शादी तोड़कर दुल्हन ले जाएगा। और उसकी उन्होंने जो स्पीड देखी थी, ये लड़का सिर्फ दुल्हन नहीं छीनेगा, कहीं राजधानी में कोई गलत कदम। इस सोच से ही उनका दिल बेचैन हो गया। यानर के लिए और खिन के लिए भी मुझे महाराज के सामने झुकना ही पड़ेगा। टेंट से निकलने के बाद ज़ाओ फेंग अपने वक्ती कैंप में लौट आया। होठों पर फिर वही ठंडी मुस्कुराहट। अगर बात खराब हुई तो मैं वाकई दुल्हन लेकर भाग जाऊंगा। फूसो, तुम्हें चाहे कौन से दर्जे का राजकुमार बनाया हो, मेरी औरत पर नजर डाली तो मैं देख लूंगा। उसने जो कहा उसे निभाने का इरादा उसके दिल में पत्थर की लकीर जैसा था। सबसे जरूरी बात, मेरी अपनी ताकत का निर्माण। अगर महाराज ने सच में शादी का फरमान सुना दिया तो डेड सोल्जर्स की एक टोली चाहिए होगी जो माँ और बहन की हिफाजत भी कर सके। तभी कैसे गया सब? कोई नतीजा आया? ग्रेट किंग ने क्या इनाम दिया? वे कुआन उसके आसपास चिल मिलकर पूछने लगे। ज़ांग हान और दूसरे जुनहू भी बड़ी बेचैनी से टक रहे थे। ज़ाओ फेंग मुस्कुराया। क्या शेन्यांग तुम्हारे घर के बगल में है? इतनी जल्दी खबर आएगी? सीनियर जनरल ने बोला कम से कम 1-2 दिन लगेंगे। सच में? अरे! वो सब एक साथ मुरझा गए। ज़ाओ फेंग ने फिर हंसी दबाते हुए कहा, हाँ, लेकिन सीनियर जनरल ने ये भी कहा कि मेरे युद्ध के कारनामे देखते हुए मुझे डेप्यूटी जनरल का पद मिलना पक्का है। 50,000 सिपाहियों का अध्यक्ष। इस बार सबके चेहरे एकदम चमक उठे। डेप्यूटी जनरल?
बस एक कदम और फिर मेन जनरल। कमाल कर दिया कमांडेंट, हमें पता था आपके लिए बड़ा मंच तैयार है। मैं तो पक्का आपके साथ हूँ, जब आप बड़ा पद ले लो हमें भूलना मत। जांग हान और बाकी सब एक सुर में बोले। हम भी आपके साथ ही चलना चाहते हैं कैपिटल कमांडेंट। आसपास के शार्प वॉरियर्स भी आ गए, सबके चेहरे पर एक ही भावना, हम आपके साथ चलेंगे। जाओ फेंग का दिल गर्व से भर गया। कोशिश करूंगा कि हम सब साथ ही रहें। हाइल द कैपिटल कमांडेंट, हाइल द कैपिटल कमांडेंट। टेंट के दरवाजे तक उनकी गूंज सुनाई दे रही थी। यही थी जाओ फेंग की असली ताकत, अपने आदमियों का विश्वास। आखिर लोग वही फॉलो करते हैं जहां उनका फायदा और उनकी आस्था दोनों हो। शाम का अंधेरा। सीनियर जनरल के टेंट के अंदर। फादर, वांग बेन टेंट में घुसते ही बोला, पूरी सेना को वापस कैंप शिफ्ट करने का अरेंजमेंट हो चुका है। अब बस सियान शैंग से राजदूत के पहुंचने का वेट है। उनके आते ही हम पलटन वापस कर देंगे। पिछले कुछ दिन से वांग बेन बॉर्डर पर तैनात 1 लाख सेना को वापस लेने के काम में लगा था, एक बेहद भारी जिम्मेदारी। वांग जियान ने ऊपर देखा, पर उनके चेहरे पर अब भी अजीब सी सोच चल रही थी। सुबह का घटनाक दिन उनके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। फादर, सब ठीक तो है? वांग बेन ने पूछा, क्योंकि उनके फादर बिल्कुल अपने जैसे नहीं लग रहे थे। बैनर, वांग जियान रुककर बोले, फिर अचानक पूछा, एक इंसान क्या एक पल में लगभग 100 फीट का फसला पार कर सकता है? एक पल में 100 फीट? वांग बेन ने हैरानी से देखा, कुछ देर सोचा, फिर हंसकर बोला, अगर कोई पल भर में 100 फीट पार कर सकता है तो या तो वो कोई देवता होगा या कोई भूत। ये इंसानी औकात से बाहर है। ये सुनकर वांग जियान धीरे से सिर हिलाया। बस इस एक सेंटेंस ने ही उनका पूरा कन्फ्यूजन साफ कर दिया। जाओ फेंग वो बिल्कुल आम आदमी नहीं है। क्या वो असल में कोई अमर्त्य है या उसे किसी अमर्त्य का वरदान मिला है? वांग जियान अंदर ही अंदर सोचने लगे। जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था वो कोई भ्रम नहीं था और कोई दूसरी एक्सप्लेनेशन थी ही नहीं। फादर, आपने ये क्यों पूछा? वांग बेन ने क्यूरियस होकर पूछा। कुछ नहीं, वांग जियान ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, बस ऐसे ही एक सोच थी। वैसे भी ये बात कोई मानता भी नहीं। जाओ फेंग मुझसे आज मिला था, वांग जियान ने बताया। जाओ फेंग तो कमाल का आदमी है। 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और बैटलफील्ड अचीवमेंट से सीधा डेप्यूटी जनरल। मैं तो उसका मुकाबला ही नहीं कर सकता। पूरी सेना में कौन सा वॉर जनरल उसके जैसे उठा है? वांग जियान ने गर्व भरी मुस्कान से कहा। बिल्कुल, वांग बेन ने भी सिर हिला दिया। उसका फ्यूचर तो पूरी तरह ओपन स्काई है। फिर वांग जियान ने एक गहरी सांस ली और बोला, आज उसने एक बात कही। क्या बात? वांग बेन बिल्कुल अलर्ट हो गया। वांग जियान ने धीरे से कहा, उसने कहा, वो और यान एक दूसरे को अपनी जिंदगी समझ चुके हैं और वो चाहता है कि मैं यान का हाथ उसके हाथ में दे दूं। क्या? वांग बेन की आंखें फट गईं। यान और जाओ फेंग? कब? कैसे? मैं जानता भी नहीं। उनकी 2 बात तक नहीं हुई। ये सब हुआ कब? बाओ यूएन के अटैक के वक्त। अगर जाओ फेंग नहीं होता तो यान जिंदा नहीं बची होती। शायद वहीं से सब शुरू हुआ। फादर, अब हम क्या करें? वांग बेन घबरा गया। राजा का हुक्म तो फसू के साथ शादी का है। हम रॉयल डिक्री नहीं तोड़ सकते। जाओ फेंग की बात कैसे मानी जा सकती है? रॉयल अथॉरिटी का डर उनकी हर बात में ज्यादा था। वांग जियान ने सीधा कहा, मैं उसके लिए हाँ कर चुका हूँ। आपने हाँ कर दी? वांग बेन बिल्कुल हिला हुआ था। फिर हम महाराज को क्या जवाब देंगे? वांग जियान ने थकी सांस ली। यान का टेम्परामेंट तुम जानते हो। यान जेंटल पर बहुत जिद्दी, एक ट्रू जनरल की बेटी की तरह। बिल्कुल, अगर राजा ने जबरदस्ती उसे फसू से शादी करने को बोला तो मैं डरता हूं वो कोई अल्टीमेट कदम ला लेगी। ये सुनकर वांग बेन भी संकट में पड़ गया। क्या करें हम? और अगर मैं गलत नहीं हूं तो जाओ फेन भी चुप नहीं बैठेगा।
अगर राजा ने ना बोला तो एक बड़ा तूफान उठ सकता है। रात का अंधेरा जाओफेंग के कैंप में। कमांडेंट कैंप में आग जल रही थी। जाओफेंग अपनी पर्सनल टेंट में खड़ा आग सेक रहा था। पास में उसके 5 जूनहो सामने खड़े थे। जाओफेंग ने उन्हें घूर कर देखा। ब्रदर्स, कोई आउटसाइडर नहीं है। आज एक ऐसी बात करनी है जो हम सबका भविष्य बदल देगी। बाद में फैसला तुम्हारा। पहले बताएं कमांडेंट। सब 5 ने एक साथ बाव किया। जाओफेंग ने सीधा पूछा, क्या तुम सब मुझे अपना लॉर्ड मानता चाहते हो? ये सुनकर सब 5 एक पल को सन्न हो गए। सबसे पहले वेई कुआन घुटनों पर गिरा। मैं वेई कुआन अपनी वफादारी आपको अर्पित करता हूँ माय लॉर्ड। फिर जांघान। जांघान, हमेशा आपका वफादार। तीनों ने तुरंत फॉलो किया। हम सब अपनी लॉयल्टी आपको अर्पित करते हैं माय लॉर्ड। जाओफेंग ने हाथ उठाया। जल्दी मत करो, मुझे लॉर्ड मानोगे तो तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी लॉयल्टी, सब कुछ सिर्फ मेरा होगा। सोच लो। वेई कुआन ने सीधी आंखें मिलाकर कहा, मैंने पहले ही कहा था, जिंदगी भर आपका साथ दूंगा। हम भी, जांघान और तीसरे तीनों ने एक सुर में कहा। और उसी पल डिंग, सबऑर्डिनेट्स रिक्रूटेड सक्सेसफुली, वैसल फोर्सेस सब पैनल अनलॉक्ड। जाओफेंग की आंखों में एक तीखी चमक आई। यही तो चाहिए था। वांग जियान के साथ बातचीत ने एक बात क्लियर कर दी थी, आने वाले दिन बहुत कठिन होने वाले हैं। अगर सच में राजा ने यान की शादी फसू से कराने का ठान लिया तो ये जंग सिर्फ बैटलफील्ड की नहीं होगी। उसे चाहिए होगी अपनी खुद की ताकत, अपनी खुद की सेना, अपनी खुद की वफादारी। चैप्टर 85 फर्स्ट रैंक फैक्शन। फैक्शन पैनल खोलना। जैसे ही सिस्टम ने कंफर्म किया, झाओ फेंग ने बिना वक्त गवाए कमांड दे दी। उसका एक्साइटमेंट बस नहीं हो रहा था। ये पैनल उसके फ्यूचर से सीधा जुड़े हुए था। फैक्शन पैनल ओपन्ड। फैक्शन लीडर झाओ फेंग। मेंबर्स 5। फैक्शन का मेन कल्टीवेशन टेक्निक नन। एक टेक्निक सिलेक्ट करने के बाद पैनल के थ्रू सीधा ट्रांसमिट की जा सकती है, रिस्ट्रिक्शन सेट की जा सकती हैं और लीडर चाहे तो किसी भी वक्त टेक्निक को रिवोक भी कर सकता है। लेवल 1। लेवल 2 फैक्शन बनने के लिए 500 से ज़्यादा मेंबर्स चाहिए। स्पिरिट एनर्जी वाली चीज़ें एक्सचेंज करके कल्टीवेशन स्पीड बूस्ट दी जा सकती है। सबऑर्डिनेट्स की लॉयल्टी वैल्यू देखी जा सकती है। लेवल 1 फैक्शन हर महीने 100 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स देता है जो सबऑर्डिनेट्स को दिए जा सकते हैं। फैक्शन लीडर को 100% कल्टीवेशन स्पीड बूस्ट मिलता है। नोट, सिर्फ वो लोग जिनकी लॉयल्टी 80 या उससे ऊपर हो उन्हें ही एट्रीब्यूट पॉइंट्स दिए जा सकते हैं। पैनल खुलते ही एक के बाद एक प्रॉम्प्ट सामने उभर आए। लॉयल्टी वैल्यूज़ दिखाओ। सेकंड्स में वैल्यूज़ आ गई। वेई कुआन 90, जैंग 85, लुआ हुआ 81, लिू वैंग 82, ज्वांगवी 83। झाओ फेंग के दिल में सुकून आ गया। ये सभी मेरे असली भाई हैं, साथ में मौत का सामना किया है। असली लॉयल्टी यही होती है। लेवल 1 फैक्शन और महीने के 100 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स, कमाल है। झाओ फेंग के होंठों पर एक धीमा सा स्माइल आ गया। और ये तो सिर्फ लेवल 1 है। लेवल 2, लेवल 3 का तो सोच के ही उसका खून तेजी से बहने लगा। तुम सब अपनी लॉयल्टी मुझे समर्पित करो। मैं तुम्हें राज दरबार के स्टाइपेंड के अलावा सोना चांदी दूंगा। तुम्हारी फैमिलीज हमेशा सुख से रहेंगी। उसने हाथ हिलाया। 5 गोल्ड फिल्ड बॉक्सेस हवा से सीधे उनके सामने अपीयर हो गए। 50 तैल से ऊपर हर बॉक्स का वेट था। पर गोल्ड ने उन्हें शॉक नहीं किया। जो चीज़ उन्हें हिला गई थी वो था गोल्ड का हवा से मटीरियलाइज होना। लॉर्ड, ये तो अमर का काम लगता है, चीज़ें हवा से बना देना। बाकी चारों भी ऐसे ही हैरान। झाओ किंग ने कुछ नहीं कहा। जितना मिस्टीरियस दिखो उतनी उनकी लॉयल्टी बढ़ेगी। स्पिरिट एनर्जी आइटम्स। स्पिरिट एनर्जी वाली चीज़ें कल्टीवेशन बूस्ट देती हैं। क्या जेड काउंट करता है? झाओ फेंग ने तुरंत पोर्टेबल स्पेस से जेड निकाला। सिस्टम ने तुरंत प्रॉम्प्ट दिया, स्पिरिट एनर्जी डिटेक्टेड। Items can be used to give cultivation speed boost to subordinates. झाओ फेंग की आंखों में चमक आ गई। हान किंग जो जेड बचा के नहीं ले जा पाया वो मेरे फैक्शन बिल्ड करने का ट्रेजर बन गया। द रियल रिवॉर्ड। गोल्ड सिल्वर के अलावा झाओ फेंग की आवाज़ गंभीर हो गई।
मैं तुम्हें ऐसी पावर दे सकता हूं जो आम आदमी को कभी नहीं मिलती। उसने तुरंत कमांड दिया। 5 मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूशन में 20 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स। पांचों के ऊपर लाइट हेलोज उतरकर उनके बॉडीज में मर्ज हो गए। मेरा पुराना तीर का घाव ये ठीक हो रहा है। ज़ैंग हैन ने शॉक में अपनी चेस्ट पकड़ी। मेरे भी लुआ हुआ भी हिल गया। जिसे हम सालों से उठा रहे थे वो दर्द धीरे धीरे गायब हो रहा है। झाओ फेंग मुस्कुराया। ये सिर्फ थोड़ा सा एनहांसमेंट है। अब हर महीने तुम सबको मैं स्ट्रेंथ, स्पीड और कॉन्स्टिट्यूशन सब में बूस्ट्स दूंगा। पांचों ने तुरंत घुटनों पर झुककर कहा, हम अपने लॉर्ड के लिए जान भी दे देंगे। कल्टीवेशन टेक्निक ग्रांट। मैं तुम सबको एक कल्टीवेशन टेक्निक भी देता हूँ। प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। पांचों लोग आंखें फाड़कर देखने लगे। सेट इंटरमीडिएट इंटरनल स्किल एज द फैक्शन मेन कल्टीवेशन टेक्निक। ट्रांसमिट फर्स्ट लेयर। एक पल और टेक्निक के मेमोनिक्स सीधे उनके दिमाग में प्रिंट हो गए। लॉर्ड, ये असली कल्टीवेशन टेक्निक है। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। टेक्निक सिंपल थी। बेसिक 2 लेयर, पोस्टनेटल रीजन, इनेट रीजन। झाओ फेंग ने अपना ड्रैगन एलिफेंट स्क्रिप्चर उन्हें नहीं दिया, वो उसका ट्रम्प कार्ड था। प्रैक्टिस करते रहो, अगर कोई कंफ्यूजन हो मुझे पूछो। यस माय लॉर्ड। रिफ्लेक्शंस ऑफ अ फ्यूचर वॉरलॉर्ड। उन्हें भेजने के बाद झाओ फेंग ने सोचा, इतिहास में जनरल्स क्यों इजीली रिबेल कर सकते थे? क्योंकि सेना जनरल को मानता था, किंग को नहीं। झाओ फेंग भी अब अपनी वाली पावर को महसूस कर रहा था। सिर्फ एक कैपिटल कमांडेंट होके भी उसके 5 जुनून उसे देवता की तरह मानते थे। टुनाइट ब्रेक थ्रू। आज रात कल्टीवेशन के बाद मेरे ऑल एट्रीब्यूट्स 1000 पार कर जाएंगे। अभी तक उसका असली पावर सोर्स एट्रीब्यूट्स थे, कल्टीवेशन टेक्निक नहीं। 1000 पार होते ही ड्रैगन एलिफेंट स्क्रिप्चर का फर्स्ट लेयर कंप्लीट, स्टैट्स में मॉन्स्टर जंप, और अब फैक्शन लीडर का 100% कल्टीवेशन बूस्ट भी मिल रहा था। पहले जहां एक दिन में 10 पॉइंट्स बढ़ते थे, आज डबल। झाओ फेंग ने आंखें बंद करके कल्टीवेशन शुरू की। आज रात तेरा ब्रेक थ्रू फिक्स है।